गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा वह कक्षा 12वीं के लिए होगा और इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना से संबंधित जो नील्स बोर की थ्योरी है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि नील्स बोर का जो मॉडल है वो किस तरीके से परमाणु के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है या उसके अंतर्गत परमाणु के बारे में क्या क्या कहा गया है वो हम सब पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से जुड़ी मेरी पुरानी यादें हैं। जब मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा जो डराता था मैं जो टॉपिक वो यही था। लेकिन आप चिंता ना करें, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने अच्छे तरीके से वीडियो देखा तो एक ही बार में आप इस पूरे मॉडल को समझ जाएंगे। तो जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है वह किन बातों पर फोकस करता है वो सब मैं आपको समझाने वाला हूं। आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। केवल 3 चीजें अगर आप याद रख लेते हैं तो इस मॉडल को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो आइए नील्स बोर के मॉडल को समझते हैं। तो आइए नील्स बोर के मॉडल से संबंधित जो वो 3 बातें हैं उनको जान लेते हैं। इनके थ्रू आप पूरे नील्स बोर के मॉडल को समझ सकते हैं। सबसे पहले नील्स बोर ने कहा कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा की कक्षाएं होंगी। यानी कि जैसे यहां पर मैंने 2 कक्षाएं बनाई हुई हैं तो इस तरीके से अलग अलग कक्षाएं होगी। उन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम 2n² रूल कहते हैं। उनके अनुसार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन और फिर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पर हमें केवल फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस करना है। तो पहला नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब पहले नियम ने एक कहानी बता दी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा। तो यहां नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। कोणीय संवेग की बात की गई और यहां पर कहा गया h/2π का पूर्ण गुणक। ये फैक्टर आपको याद रखना है। ये एक एक के मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट पे बताई जा रहा हूं। 2 फैक्ट आपको समझ में आ गए। तीसरा फैक्ट फिर समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वह जिस कक्षा में घूम रहा है हमेशा वहीं रहने वाला है, यानी कि अपनी कक्षा को कभी बदलेगा नहीं। क्योंकि हम कह रहे हैं निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में होगा और अगर निश्चित ऊर्जा की कक्षा में है तो जिंदगी भर वहीं पड़ा रहेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ भी सकता है, लेकिन कब छोड़ेगा? जब वह एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी कि एनर्जी को या तो गेन कर लेगा और या तो छोड़ देगा। 2 चीजें आपको समझनी है। यदि वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को ले लेता है, तो वह लो लेवल से हाई लेवल पर जाएगा और यह स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है। यदि हमें ऊर्जा मिलती है तो हम हमेशा लो लेवल से हाई लेवल पर जाते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही कहानी है। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि वह हाई लेवल पर है और वह ऊर्जा को छोड़ देता है तो वह हाई लेवल से लो लेवल पर आ जाएगा। तो ये 3 चीजें यदि आपको याद हो जाती हैं तो इन तीनों से जो पूरा बोर मॉडल है उससे संबंधित जो व्यंजक हैं वो सारे के सारे प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं इन तीनों से व्यंजकों को प्राप्त करने की तरफ। तो पहला व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा आइए उसे समझते हैं। पहला नियम कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। पहला प्रश्न यह उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है वह पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस पर आकर चिपक जाना चाहिए था। फिर हम कहते हैं कि वह चक्कर लगा रहा है। जब कोई भी वस्तु वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाती है तो उसमें एक अभिकेंद्रीय बल होता है। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
एक पार्ट है अपकेंद्रीय बल का जो कि गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कि चार्जेस के नेचर के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये दोनों ही बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे। यदि संतुलित ना करें तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक पर चिपक जाएगा। यदि अपकेंद्रीय बल होगा तो जो वस्तु है वह वृत्तीय कक्षा से बाहर गिर जाएगी। तो इन दो बलों को आपस में बराबर होना चाहिए। तो जो नील्स बोर का पहला नियम है उससे हमें एक चीज पता लग गई, वो ये पता लगी कि जो फोर्स है Fe का अर्थ होगा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम जानते हैं दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहां पर देखिए E और यहां पर E, थोड़ा सा मैं इसे भी एक्सप्लेन कर दूं। जो बोर का मॉडल है वह केवल हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही अप्लाई होता है। हाइड्रोजन लाइक का अर्थ यह हुआ जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो। इसके पीछे क्या कारण है यह मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि यहां पर मैंने एक E लिया है इलेक्ट्रॉन का, यहां पर हम Q1 Q2 लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां हम लेंगे इनके बीच की डिस्टेंस। तो मान लीजिए कंडीशन ये है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी r²। आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, हमने पढ़ा था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहां भी वही स्थिति है, ये मान लीजिए Q1 है और यहां Q2 है और उनके बीच की डिस्टेंस r है। तो देखिए फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट E² अपॉन r²। तो आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया। इसे हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 नाम देख सकते हैं। दूसरा पार्ट मैंने आपको क्या बताया कि इनके बीच में एक अपकेंद्रीय बल होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्तीय कक्षाओं में लगातार चक्कर मार रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो अभिकेंद्रीय बल होगा उसे हम Fc कह रहे हैं, और अपकेंद्रीय बल का जो मान होता है वो mv² अपॉन r होता है। m, फिर से देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान m है, इसकी जो स्पीड है मान लीजिए इस तरीके से ये मूव कर रहा है, स्पीड v है। तो यहां पर जो अपकेंद्रीय बल होगा उसका मान हो जाएगा mv² अपॉन r। तो आपको दो चीजें पता लग गई। तीसरी चीज मैंने क्या कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वह संतुलन की अवस्था में है, उसी कक्षा में बना हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये दोनों ही बल एक दूसरे के बराबर हैं। तो थ्योरी निकल के आई Fe इज इक्वल्स टू Fc, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर दोनों की वैल्यू यदि हम इक्वल रख दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? हमारे पास प्राप्त होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट E² अपॉन r² इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और mv² इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट E² अपॉन r प्राप्त कर लेते हैं। ये पहली चीज हमने यहां से प्राप्त कर ली है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वैल्यू फाइंड की है mv² इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट E² अपॉन r। तो आप देख सकते हैं जो पहला नियम था उसकी थ्योरी को समझते हुए हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है, और यहां से हमें प्राप्त हुआ है mv² इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट E² अपॉन r। जो थ्योरी थी उस थ्योरी के बाद एक एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं जो बोर्स का दूसरा नियम था, वो नियम क्या कहता है? पहले नियम ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा, कौन सी कक्षा में वह चक्कर लगाने वाला है? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनके कोणीय संवेग, एक शब्द आया है यहां पर कोणीय संवेग,
का जो मान है वो h/2π का पूर्ण गुणक होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं जिसमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणा होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल में जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। यहां पर देख लेते हैं जो h है, h को हम कहते हैं प्लांक नियतांक और इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 2π एक नियतांक है। जो n है, n को हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो जो भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं वो भी अच्छे तरीके से आपको पता होने चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कोणीय संवेग की। जो कोणीय संवेग है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कक्षा 11वीं में था। तो जो कोणीय संवेग है उसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान m है, वेलोसिटी v है, यानी कि v स्पीड से वो r त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। तो जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग का मान होता है mvr। तो यहां से एक्सप्रेशन बन जाएगा h/2π इंटू n। यहां से मैं v की वैल्यू फाइंड करता हूं तो v इज इक्वल्स टू मुझे प्राप्त होता है, ध्यान से देखिए, h/2π n/m और r दूसरी तरफ जाएंगे तो mr। ये वैल्यू जो v की ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करने वाला हूं, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 है और इसमें जो v स्क्वायर है वहां पर मैं v का ये मान रखने वाला हूं। तो देखते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है। एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं m इंटू h/2π n/mr और देखिए पूरे का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन को आप केयरफुली कीजिए। यहां पर आपने पूरी वैल्यू लिखी और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया 1/4πε0 e²/r। फिर देखिए m इंटू h स्क्वायर n स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर और यहां एक्सप्रेशन इसी तरीके से रहने वाला है e²/r। आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है फिजिक्स के किसी भी एक्सप्रेशन को फाइंड करने में। तो यहां देखिए m से एक m कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, हम पे बच क्या रहा है, n स्क्वायर बच रहा है, n स्क्वायर बच रहा है, h स्क्वायर बच रहा है, अपॉन में क्या बच रहा है 4π स्क्वायर बच रहा है, यहां पर एक m बच रहा है, एक r बच रहा है और यहां 1/4πε0 e² बच रहा है। अपॉन में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कट गया है तो 1 होगा। अब हमें r चाहिए यहां से, तो r को मैं इस साइड ले जाऊंगा, देखिए क्या होगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m इंटू ये अपॉन में है तो यहां इंटू में आएगा और ये मल्टीपल में है तो यहां डिवाइड में आ जाएगा और r इस साइड चला गया। तो कुल मिला के जो r का मान है r इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, 4πε0 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m और ये e स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो नील्स बोर के दो नियम थे उनको मिलाकर हमने जो r का मान है, r कौन सी चीज थी, वह थी न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, यानी कि वह किस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की त्रिज्या। तो इसे हम कहते हैं बोर्स रेडियस, यानी कि हमने जो नील्स बोर की थ्योरी है उससे इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है उसकी त्रिज्या का एक्सप्रेशन ज्ञात कर लिया है। और यहां पर देखिए कितनी मजेदार बात है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है पूरी की पूरी, यहां पर 4π कांस्टेंट वैल्यू है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कि निश्चित होता है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या मैं यहां पर एलिमेंट्री चार्ज कहूंगा जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो ये भी फिक्स वैल्यू है। h प्लांक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, यह भी निश्चित मान है। तो केवल एक ही चीज इसमें वेरिएबल है, वह है n, और n का मान 1 होगा तो कुछ और वैल्यू प्राप्त होगी, n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो कुछ और प्राप्त होगा, और n इज इक्वल्स टू 4 होगा तो कुछ और प्राप्त होगा।
तो आप 1 2 3 4 वैल्यू रख के पहली कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की त्रिज्या और तीसरी कक्षा की त्रिज्या की जो लंबाई है उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो परमाणु है उसकी कक्षाओं की त्रिज्या किस एक्सप्रेशन से फाइंड की जाएगी, वह एक्सप्रेशन है ये वाला। तो देखिए हमने दो नियम पढ़ लिए हैं और दो नियम से हमें अभी तक एक एक्सप्रेशन फाइंड हो चुका है। इसी के द्वारा हम अब v का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। v का अर्थ हुआ कि किसी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूमता है, तो उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। यहां पर जो r का मान है उस r के मान को हम रख देंगे इस एक्सप्रेशन में। यहां ध्यान दीजिए v इज इक्वल्स टू हमने लिखा था h अपॉन 2 पाई n अपॉन mv, यहां पर r था mvr। इस एक्सप्रेशन में r की ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपको v का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो h अपॉन 2 पाई n अपॉन m। अब यहां पे केयरफुली कीजिए, देखिए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e टू पावर 2। तो देखिए ये जो वैल्यू है यह ऊपर आ जाएगी, तो v इज इक्वल्स टू क्या प्राप्त होगा, h अपॉन 2 पाई n इंटू ये ऊपर जा रही है वैल्यू तो 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर और अपॉन में देखिए क्या क्या बचेगा, m बचेगा इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बचेगा और n स्क्वायर h स्क्वायर बचेगा। इसके बाद आप कैलकुलेशन इस तरीके से कीजिए, 2 पाई से 2 पाई यहां पर कैंसिल कर दीजिए तो यहां पर बचेगा 2 पाई, एक m से m कैंसिल कर दीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई, ये जो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट है इसे मैंने आगे लिख लिया है। दूसरी वैल्यू एक और आप ध्यान दीजिए, n से एक n कैंसिल हो जाएगा, h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, यहां बच रहा है 2 पाई, ये 2 पाई बचा हुआ है और क्या बचा है e स्क्वायर, ये e स्क्वायर है और अपॉन में क्या बचा है NH। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई v के लिए। v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 पाई e स्क्वायर अपॉन NH। तो यहां पर देखिए जो v का एक्सप्रेशन है वह भी हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि अभी तक हमें दो नियमों से दो व्यंजक प्राप्त हो चुके हैं। पहला व्यंजक जो प्राप्त हुआ उसके द्वारा हमें यह पता लगा कि किसी भी ऑर्बिट की त्रिज्या का मान क्या होगा, और दूसरा एक्सप्रेशन जो प्राप्त हुआ है कि किसी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वह क्या होगी, तो वह होगी v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 पाई e स्क्वायर अपॉन NH। फिर से देखिए यहां पर भी केवल n का मान डिसाइड करेगा कि v की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बाकी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब की सब कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, आपको पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता लग जाएगी, आप n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, दूसरे में पता लग जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें एक बार। तो अभी तक हमने नील्स बोर के दो नियम पढ़े और उन दो नियमों से हमने दो एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए हैं। अब तीसरा प्रश्न, कहानी का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, फिर से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में है हमेशा उसी ऊर्जा स्तर में रहने वाले हैं, अर्थात जब तक परमाणु का अस्तित्व है क्या वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहते होंगे। तो नील्स बोर ने इसका भी जवाब दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को गेन करते हैं और लूज करते हैं तो वो अपनी कक्षा को बदलते हैं। अब एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, यदि आपको ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमेशा आप लो लेवल से अप लेवल की तरफ जाएंगे, यदि ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो हाई लेवल से लो लेवल पे आएंगे। ठीक यहां भी ऐसा ही हुआ, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा को ले लेते हैं, तो वह जो परमाणु का निम्न ऊर्जा स्तर है उससे उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, और यदि ऊर्जा को वह लूज कर देते हैं, खो देते हैं, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। ये जो थ्योरी है इसके थ्रू हमने अब
एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की ऊर्जा होगी। तो पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ वह v स्पीड से गति कर रहा है। उसमें द्रव्यमान भी है और उसमें स्पीड भी है। उसकी जो स्पीड है वह v स्पीड है। तो आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है, उसमें द्रव्यमान है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो पहला पॉइंट ये आया कि इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा होगी। फिर दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यहां इसका न्यूक्लियस है जो कि प्लस ई चार्ज है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन है इसमें माइनस ई चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में भी कोई ऊर्जा होती है? बिल्कुल होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा भी होती है। लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है? ये चार्जेस के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए मैंने कहा वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा। अब ये दोनों ही ऊर्जाओं के जो कॉन्सेप्ट हैं, यदि हमें पता है तो हम अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फाइंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन में कुल ऊर्जा कितनी होगी? तो इन दोनों का सम होगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो कुल ऊर्जा होती है वह हमेशा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है। तो अब सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए। गतिज ऊर्जा ई के इसको कह लेते हैं हाफ mv² होगा। इसीलिए यहां पर देखिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिख के रखा हुआ है। तो आप सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हाफ mv² का मान हो जाएगा 4πε0 e²/r। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है इलेक्ट्रॉन की। अब हम इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा फाइंड करते हैं, जिसे मैं कह रहा हूं, इसे हम कहेंगे EP कह सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगी 1/4πε0। देखिए Q1 Q2/r होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन ये होता है। तो ध्यान से देखिए इसका यूटिलाइजेशन यहां कैसे करना है। 1/4π, Q1 की वैल्यू E है और Q2 की वैल्यू -E है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज +E है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज -E है, और अपॉन क्या होता है R। तो यहां पर देखिए जो एक्सप्रेशन फाइंड हुआ वो हुआ 1/4πε0 E² हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो सामने में नेगेटिव लगा दूंगा और अपॉन R। तो इन इक्वेशन की बात करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर A है, इक्वेशन नंबर B है। हमें इलेक्ट्रॉन में दो ऊर्जाएं नजर आई। कॉन्सेप्ट के साथ आप चलिए, मैं आपको एक एक चीज जो है कॉन्सेप्ट बेस बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन है उसमें गति है, गति के कारण गतिज ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक एनर्जी होगी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। दोनों एनर्जी हमने फाइंड कर ली। ये दोनों की दोनों एनर्जी किसमें है? इलेक्ट्रॉन में है। तो अब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? इन दोनों का सम होगा। तो जो कुल ऊर्जा होगी E = वो EK + EP होगी। तो EK का मान क्या है? देखिए 1/4πε0 E²/2r। मैंने जो ये 2 था ये यहां लिख लिया है, माइनस इसकी वैल्यू है 1/4πε0 E²/r। तो देखिए ये वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी फाइनली 1/4πε0 E²/2r, और नेगेटिव वैल्यू होगी। ये मान ज्यादा है, ये मान कम है, यानी कि ये आधा मान है। तो अब हम पे जो वैल्यू बचेगी वह ऋणात्मक बचेगी। यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं। यदि ये ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी ऊर्जा स्तर में चक्कर नहीं लगाता। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड है। वह न्यूक्लियस से जो बॉन्डेशन बना के रखा है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए यहां पर हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया है कुल ऊर्जा के लिए। अब ये हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड किया जो R त्रिज्या की कक्षा में था। यदि हम कहें कि जो कक्षा का नंबर है वो n वां नंबर है, यानी कि हम ना तो पहले नंबर की बात कर रहे हैं
ना हम दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, हम n कक्षा की बात कर रहे हैं। वो दूसरी हो सकती, तीसरी हो सकती है। तब एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहां पर हम r का ये जो मान है ये वाला, उसे यहां पर पुट कर देंगे और यह ऊर्जा का मान होगा nवें स्तर के लिए, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की nवें स्तर में ऊर्जा के लिए एक्सप्रेशन होगा। तो केयरफुली इस मान को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप साथ साथ नोट बनाते चलिए। तो यहां पर देखिए, अब इसको मैं नाम दूंगा En। कितने आसानी के साथ हम तीसरे एक्सप्रेशन की तरफ है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन, अब यहां से आगे देखिए r, तो यहां पे 2 भी लिख दीजिए इनटू, और ये है मान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर से है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये जो वैल्यू है यहां ऊपर चले जाएगी, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, यहां है e स्क्वायर यहां, तो e टू पावर 4 हो जाएगा। और अपॉन में क्या बचेगा 2, ये जो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट था उसे मैंने आगे लिख लिया है, तो 2 बचा और इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर बचा। अब देखिए जो 2 है उससे जो 4 है उससे कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 पाई स्क्वायर m e टू पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर। और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी हमें तलाश थी, यानी कि जो बोर की थ्योरी थी उसमें हमने 3 नियम पढ़े और तीनों नियमों से हमने 3 एक्सप्रेशन बना लिए हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है वह है किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान, क्योंकि आगे जो भी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, जो भी बोर की थ्योरी में आगे हम बताने वाले हैं, वो हम इसके थ्रू ही बताने वाले हैं। तो हमने किसी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किया है, और वह व्यंजक देखिए क्या प्राप्त हुआ है, -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, जो कि बहुत आसानी के साथ हमने फाइंड कर लिया है। आपको अब एक बार रिकैप करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने नियम पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहां से मैंने 2 चीजें आपको बताई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक बॉन्डिंग फोर्स होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। उसके बाद उसमें गति थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब संतुलन की अवस्था होनी चाहिए, तभी जाके वह उस ऊर्जा स्तर में टिका हुआ रहेगा। तो बिल्कुल वही हमने किया और उससे हमने एक्सप्रेशन बनाया। फिर बोर ने अपने दूसरे नियम में कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाएगा, तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर वहीं लगाएगा जहां कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होगा। इससे भी हमने एक्सप्रेशन बनाया और फिर इन दोनों को हमने जब आपस में मिलाया तो हमें एक चीज समझ में आई, वो आई कि इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में हो तो उसकी त्रिज्या का एक्सप्रेशन क्या होता है और उसकी स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है। और फाइनली जब हमने तीसरे नियम पे डिस्कस किया, एनर्जी से रिलेटेड नियम पे, तो हमें यह समझ में आया कि किसी इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होंगी, गतिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा। इन दोनों का जो सम होगा वह इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बनाएगा और उसी का एक्सप्रेशन आपके सामने है। तो इस तरीके से जो बोर मॉडल है उसमें जो मुख्य रूप से बातें हैं वो ये 3 चीजें होती हैं। इसके आगे अब हमें सारा काम करना है एनर्जी लेवल पर। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि क्या इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहते हुए अपने ऊर्जा स्तर को कभी भी बदलेगा नहीं, यानी कि जिस ऊर्जा स्तर में है जीवन भर उसी ऊर्जा स्तर में रहेगा? तो आंसर मिला नहीं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी या तो गेन करेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और यदि
वह उच्च ऊर्जा स्तर में है और एनर्जी को लूज कर देता है तो वहां से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। इस पे भी एक नियम बनाना है कि जो ऊर्जा होगी वह कितनी ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा वह गेन कर सकता है। तो यहां पर हम प्लांक के नियम को भी ध्यान में रखते हैं। किसी भी समय पर जो ऊर्जा रेडिएट होती है, माने कि जो ऊर्जा का विकिरण होता है, वह हमेशा फोटोन के रूप में होता है। फोटोन का अर्थ हुआ कि यहां पर जो ऊर्जा होगी वह ऊर्जा के बंडलों के रूप में निकलेगी। तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, वह निकलती है EI माइनस EF इज इक्वल्स टू hν। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। इसके बाद आपको केवल कैलकुलेशन करना है। अगर यह चीज आपके समझ में आ जाती है तो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो EI है इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए इस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हमने कहा इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल। तो ये यहां जो भी एनर्जी होगी उसको हम नाम दे रहे हैं EI। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को लूज किया और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो इस ऊर्जा स्तर में उसकी एनर्जी है EF। तो ये फाइनल लेवल हो गया। तो यहां पर वही है जो ऊर्जा का अंतर है, पहले लेवल और दूसरे लेवल में जो ऊर्जा का अंतर है वह किसके बराबर होगा, hν के बराबर। कितनी एनर्जी वह लूज करेगा, फोटोन की एनर्जी के बराबर। h फिर से प्लांक कांस्टेंट है और जो ν है इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। तो आपको इस एक्सप्रेशन को ही समझना है और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं अब उसमें इसी का हमें यूटिलाइजेशन करना है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को लूज करता है, गेन करता है, तो वह हमेशा फोटोन के रूप में करता है। ये फोटोन क्वांटा की थ्योरी थी, ऊर्जा हमेशा फोटोन के रूप में निकलेगी। तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, इन दोनों के अंतर के बराबर एनर्जी होगी और वह फोटोन। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो फोटोन होंगे उनकी ऊर्जा अलग अलग होगी। ये भी ध्यान रखना है, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती होगी। नहीं, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी अलग अलग होगी, यानी कि वह डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पर। एच तो फिक्स है, लेकिन जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका मान अलग अलग होगा। तो जो फोटोन होंगे उनकी ऊर्जा कम या ज्यादा हो सकती है। यानी कि मान लीजिए उसने तीसरी कक्षा से सीधे पहली कक्षा में जंप किया तो एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, तो यहां जो फोटोन रिलीज होगा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। मान लीजिए चौथी से तीसरी में किया तो ऊर्जा गैप कम होगा, तो यहां जो फोटोन रिलीज होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। तो अब जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है वह इसी पे करना है, EI माइनस EF इज इक्वल्स टू hν पर। इस पर मैं फोकस करने वाला हूं। तो आइए अब इसको समझ लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने जो विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं उनके आपसी संबंध को दिखाने के लिए ऊर्जा स्तरों के लिए कैलकुलेशन किया हुआ है। वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन पहले कर दिया है, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, जो 9वीं कक्षा थी उसके लिए जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, En इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल टू पावर 2 पाई स्क्वायर m e टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वाली वैल्यू थी। अब मैंने क्या किया, जो n का मान था उसे 1 2 3 रखा। तो सबसे पहले देखिए 1 रखा तो क्या हुआ, 1/4 पाई। यहां आप देख सकते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिए केवल, क्योंकि इसी में चेंज आना है। तो 1 वैल्यू रखी, 1 का स्क्वायर आपको पता 1 ही होता है, तो एक्सप्रेशन ऐसा कुछ मिलेगा। तो E1 की वैल्यू ये प्राप्त हुई। इसके पश्चात देखिए E2, यहां पर मैंने सॉल्व किया, यहां पर n की जगह पर मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर हुआ, इसकी वैल्यू 4 होती है। मैंने बच्चों की तरह पूरा कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, तो यहां पर हमें 4 प्राप्त हुआ। फिर मैंने क्या किया, इस 4 को आगे ले लिया। तो उसके बाद देखिए थोड़ा यहां पर मिस्टेक हुई है, ये माइनस यहां पर रहेगा, यहां क्या फ्रंट में रख देते इस माइनस को, यहां रख लेते हैं माइनस को, ये इसके अंदर नहीं रहेगा। तो 4 कॉमन ले लिया, 1/4 हो गया। और बाकी एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है इस पे ध्यान दीजिए, ये E1 की ये वाली वैल्यू है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो वैल्यू है यहां पर इसमें माइनस भी इंक्लूड रहेगा, यानी कि ये माइनस भी इसी के साथ, यहां पर देखिए इसको इंक्लूड करना है आपने।
तो E2 इज इक्वल्स टू 1/4 E1 हमें प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरीके से जब आप E3 के लिए करोगे तो 1/9 प्राप्त होगा। आप कैलकुलेशन खुद कीजिए। जब 4 के लिए करोगे तो 1/16 आपको प्राप्त होगा। इस तरीके से आप करते गए और आपने जो n का मान है वो अनंत रख लिया, इन्फिनिटिव वैल्यू रखी, तो तब आपको जो एनर्जी मिलेगी यानी कि जो ऊर्जा का मान होगा वह शून्य मिलेगा। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो E1 आप हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होती है। उसके पश्चात आप सारी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको E2 फाइंड करना है तो 1/4 कीजिए, उसके बाद आपको E3 फाइंड करना है तो 1/9 कीजिए, फिर आपको E4 चाहिए तो 1/16 कीजिए, और इस तरीके से आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो ये विभिन्न ऊर्जा स्तर आपने फाइंड कर ली। इसका अर्थ क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पहले ऊर्जा स्तर में कितनी एनर्जी होगी, E1 एनर्जी होगी। ये दूसरा स्तर है, इसमें कितनी एनर्जी होगी, E2 होगी। ये तीसरा स्तर है, इसमें कितनी एनर्जी होगी, E3 एनर्जी होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, और इन एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसे फाइंड करते हैं। अब चलते हम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन की तरफ। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो ये विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं इनमें यदि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो वह एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। जो ये एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी यह फोटोन के रूप में होगी, और प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होगी वह अलग अलग होगी। तो मान लीजिए दो ऊर्जा स्तर है, यहां पर ये न्यूक्लियस है एक और ये दो। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने दो एनर्जी लेवल दिखाए हुए हैं। जो पहला एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी है EI, और जो दूसरा लेवल है इसकी एनर्जी है EF। कैसे फाइंड करेंगे, एक्सप्रेशन आपको पता है। तो जो EI होगा इसका मान क्या होगा ये भी लिख लेते हैं। EI इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me⁴ अपॉन n स्क्वायर। यहां पर n स्क्वायर आना है तो यहां पर ni का स्क्वायर आएगा और h स्क्वायर हो गया। इसे हम ni लेवल कह रहे हैं, ये nf लेवल है। EF की वैल्यू क्या होगी, -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me⁴। यहां पर NF का होल स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए जो I और F है ये सबस्क्रिप्ट पे है, यानी कि ये कोई वैल्यू नहीं है। जब आप स्क्वायर करें तो इसको आप प्लेन भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको छोड़ दीजिए, आप केवल इसको ni का स्क्वायर लिखिए और इसे nf का स्क्वायर लिखिए, यानी कि I और F का मतलब है इनिशियल और फाइनल। तो ये इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के मान है। अब मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज करता है और यहां से यहां जंप कर लेता है। मैंने आपको बताया जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमेशा क्वांटा में होगी या फोटोन में होगी, और वो एनर्जी रिलीज हुई है h न्यू के बराबर। किसके बराबर, h न्यू के बराबर। तो इन दोनों का जो ऊर्जा का अंतर होगा यानी कि EI माइनस EF इज इक्वल्स टू h न्यू होगा। यहां पर फिर देखिए h न्यू को मैं साइड लिख लेता हूं, और यहां कैलकुलेशन क्या होगा, इसमें भी कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए सारी वैल्यूज कॉमन है, केवल ये वाला मान और ये वाला मान कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me⁴ और h स्क्वायर, इसको कॉमन ले लीजिए, पूरे एक्सप्रेशन में है। अगर नहीं आता है तो एक बार पूरी वैल्यू लिखिए फिर कॉमन लीजिए। तो यहां पर बचेगा ni स्क्वायर माइनस nf स्क्वायर। यहां देखिए बाहर से मैंने माइनस रखा हुआ है, यदि आप बाहर से माइनस ना रखें तब इस एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा। तब क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me⁴ अपॉन h स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा फिर nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन में माइनस का बड़ा
खेल है, अगर आगे है तो ये वैल्यू है, अगर पीछे ले लेते हैं तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। तो ये जो वैल्यू है यह एच न्यू के बराबर होगा। एच न्यू, एच प्लांक कांस्टेंट है और जो न्यू है इसे मैंने कहा हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। कोणीय आवृत्ति वहां पर आ गई। जो फोटोन है, फोटोन क्या है? फोटोन तरंग भी है और कण भी है। तो यहां पर जो कण होगा वो एक तरंग रूप में भी हो सकता है। तो यहां पर हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह यह है कि जो फोटोन निकला है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है। यदि वह तरंग के रूप में है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है। तो यहां पर जो ये न्यू है इसके मान को अब हम तरंग दैर्ध्य के रूप में ले जाने वाले हैं। तो एक एक्सप्रेशन और आपने पढ़ा हुआ है वह है चाल बराबर, यहां पर देखिए चाल बराबर होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य गुणा गया आवृत्ति। देखिए इसका यूज कीजिए, ये भी कक्षा 11वीं का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर चाल को हम अगर v ले लेते हैं तो यहां पर प्रकाश की चाल से चलेगा तो c ले लेते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा ले लेते हैं और आवृत्ति को न्यू ले लेते हैं। तो जो न्यू का मान होगा वह c अपॉन लैम्डा हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो न्यू का मान है उसके स्थान पर हम c अपॉन लैम्डा रख सकते हैं और जो फोटोन है उसकी तरंग दैर्ध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो देखिए यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e टू पावर 4 h स्क्वायर। और इस वैल्यू को इसी तरीके से रहने दीजिए nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर। फिर देखिए हमें यहां तरंग दैर्ध्य चाहिए तो 1 अपॉन लैम्डा को यहां रखिए और जो h और c है उसे दूसरी तरफ ले जाइए। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e टू पावर 4 अपॉन देखिए c h होल क्यूब हो जाएगा। यहां पे देखिए जो c है वो आएगा और h एक ये है और स्क्वायर यहां पर है तो h टू पावर 3 हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन इसी तरीके से रहेगा nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर। तो हमने तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है। एक और एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है। केवल बोर्ड्स की 3 थ्योरियों के थ्रू हमने एक और फॉर्मूला यहां पर फाइंड कर लिया है। एक एक स्टेप को आप समझ के चलिए, पकड़ के चलिए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि हम कितने एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत इजी है। पकड़ के चलिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। केवल आपको थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल यहां पर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे, जैसे यहां पर देखिए मैंने कहा फोटोन निकलेगा तो फोटोन कण और तरंग रूप होता है। तो यदि वह तरंग रूप है तो हमें उसका क्या चाहिए, तरंग दैर्ध्य भी चाहिए। तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, उसके लिए मैंने आपको रिलेशन बताया कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। उस वैल्यू को हमने इस एक्सप्रेशन में रखा तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमारा पूरा डिस्कशन इस टॉपिक पर होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, यानी कि इसका मान निश्चित होगा। 2 पाई स्क्वायर ये भी एक कांस्टेंट है, इसका मान भी निश्चित होगा। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका मान भी निश्चित होता है। e एलिमेंट्री चार्ज है, इसका मान भी निश्चित होता है। c स्पीड ऑफ लाइट ये भी फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये मान भी फिक्स है। h प्लांक कांस्टेंट है, फिर से ये भी नियत होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो एक्सप्रेशन है यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e टू पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब, ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी नियतांक है, क्योंकि इसमें जितने भी मान हैं वो सब के सब नियत हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये चाहे पहले ऑर्बिट के लिए आए, चाहे दूसरे ऑर्बिट के लिए आए, चाहे तीसरे ऑर्बिट के लिए आए, इस मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस मान को कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। हम यहां पर एक नया नाम दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो देखिए एक एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा
मुसीबत हमें इस एक्सप्रेशन को समझने में आती थी। मैंने कोशिश की कि आप आसानी के साथ इसे समझ जाइए। ये पूरी वैल्यू नियत है और इसको हम नाम दे रहे हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। यहां पर देखिए इस तरीके से इसको लिखा जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक। इसका मान भी हम फाइंड कर सकते हैं। आप यहां पर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1/4π का मान आप रखिए, 9 × 10⁹। आप 2 पाई की वैल्यू रखिए, m का मान रखिए, e का मान रखिए, c और h का मान रखिए। तो इसकी जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो ये वैल्यू आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की प्राप्त हो जाती है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन में ये वाला पार्ट बचता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 1/λ = RH 1/nf² - 1/ni²। और ये वो एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू अब हमें बताना है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, और उन तरंग दैर्ध्यों के करस्पॉन्डिंग जो लाइंस आएंगे उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम शब्द दिमाग में इतना प्रेशर देता है, समझ में नहीं आता कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो अब मैं आपको स्पेक्ट्रम समझाने वाला हूं। बहुत इजी तरीके से आप इसको समझिए, बिल्कुल भी प्रेशर आपको नहीं लेना है। स्पेक्ट्रम क्या होता है यहां पर उसे भी समझ लेते हैं, बहुत जल्दी हम इसको समझ लेंगे। यहां पर देखिए जो ऊर्जा स्तर है, मान लीजिए ये पहला ऊर्जा स्तर है जिसे मैं n = 1 कह रहा हूं। ये दूसरा ऊर्जा स्तर है जिसे n = 2 कहा जा रहा है। ये तीसरा ऊर्जा स्तर है जिसे n = 3 कहा जा रहा है। ये चौथा ऊर्जा स्तर है जिसे n = 4, और ये पांचवा n = 5, ये फिर छठा n = 6। ये बाद वाले जो ऊर्जा स्तर होते हैं इनके बीच में ऊर्जा का गैप बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया है कि आप एनर्जी फाइंड कीजिए E1 E2 E3 और फिर उनको माइनस कीजिए तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ये स्तर होते हैं, इनके बीच लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। उसके बाद यहां हम फाइंड करते हैं 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। फिर धीरे धीरे ये 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और इस तरीके से ये घटता रहता है। तो आप ये जो ऊर्जा का गैप है ये भी फाइंड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, E1 की वैल्यू मैंने आपको बता दी है -13.6 है। उसके बाद उसको आप डिवाइड कीजिए। यहां पर मैं आपको स्पेक्ट्रम समझाना चाहता हूं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल से जंप करके यहां आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाता है, यानी कि तीसरे लेवल से भी फर्स्ट लेवल में आता है। एक इलेक्ट्रॉन चौथे लेवल से जंप करके पहले लेवल में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पांचवें लेवल से जंप करके पहले लेवल में आ जाता है। अब यहां पर देखिए जो ऊपर के लेवल हैं वो अलग अलग हैं, जो नीचे का लेवल है वो केवल एक है। जो ये लेवल होगा, मैंने आपको क्या समझाया था कि इनके बीच में जो ऊर्जा का गैप है वह फोटोन की एनर्जी देगा। फिर मैंने यहां आपको क्या बताया कि इनके बीच में जो ऊर्जा का गैप होगा वह दूसरे फोटोन की ऊर्जा देगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके क्रॉसपोंडिंग जो फोटोन होगा उसकी ऊर्जा अलग होगी, इसके क्रॉसपोंडिंग जो फोटोन होगा उसकी ऊर्जा अलग होगी, और इस प्रकार से अलग अलग ऊर्जा स्तरों के बीच में फोटोनों की ऊर्जाएं अलग अलग होंगी। अब ऊर्जा अगर अलग अलग है तो उनकी तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होगी। सीधी सी फॉर्मूला है हमारे पास, E = hν। ये E ऊर्जा है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ν तो तरंग दैर्ध्य। इससे बन जाएगी यहां पर देखिए h c/λ। तो यहां पर जो लैम्डा का मान होगा वो अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं। तो पूरा एक जो पहला लेवल है उसके क्रॉसपोंडिंग जो उच्च लेवल है वहां से जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे एक पूरी श्रेणी बनती है, और उस श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य है वह अलग अलग होती है। जैसे इसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं, लाइमन सीरीज। इसी प्रकार से यदि तीसरे लेवल से दूसरे लेवल में, चौथे से दूसरे में, पांचवें से दूसरे में, छठे से दूसरे में, तो एक सीरीज यहां बनेगी, इसे हम बामर सीरीज कहते हैं। तो एक सीरीज यहां आ गई। सबके कॉन्सेप्ट वही है कि
जो विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं और उनसे जहां वो जंप कर रहे हैं उसके बीच में जो फोटोन होगा उनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो अलग अलग होगी। तो उन तरंग दैर्ध्यों का, क्योंकि सारे का सारा लेवल तो एक ही है, लेकिन इन तरंग दैर्ध्यों का एक प्रास हो गया, ये सबसे कम होगी तो ये सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसे ये सबसे कम होगी तो ये सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक सीरीज में एक तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम होगा और एक तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा होगा। तो इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम होता है। तो कुल मिला के जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो जंप करते वक्त जो भी एनर्जी वो रिलीज करता है उस एनर्जी के क्रॉसपॉन्ड जो उसकी तरंग दैर्ध्य होती है, उन तरंग दैर्ध्यों से जो सीरीज बनती है उसे हम स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं या स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको लगभग जो बोर मॉडल था उससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशन हो सकते थे वो सबके सब बता दिए हैं। ये जो ऊर्जा स्तर वाला है या स्पेक्ट्रम लाइन वाला है, हो सकता है इस पर एक वीडियो अलग से लेकर आऊं जिससे आपको सारी श्रेणी के बारे में अच्छे से बता पाऊं। जैसे लाइमन श्रेणी है, यह किस क्षेत्र में पड़ेगी, बामर श्रेणी है, यह किस क्षेत्र में पड़ेगी, आगे पाशियन, फुंड, ब्रैकेट श्रेणी आती है, तो उनके बारे में मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँ।